नमस्कार, कैसे आप सब लोग? ठीक है भैया, ये लोग ढोल थोड़ा बंद कीजिए। सबसे पहले जो यहाँ पे लोग नाच रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक सेकंड शांत हो जाए भाई। भैया आपने बात नहीं सुनी, मैंने बोला शांत हो जाए, आप नारे लगा रहे हो। बोलूंगा नारे लगाओ, शांत हो जाओगे। तो पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की। कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले, और सिर्फ मैं नहीं, लाखों लोग कन्याकुमारी से शुरू किए और कश्मीर तक बिना रुके 150 दिन में हम पहुंचे। उस यात्रा में उस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा था, और उसमें हमारा लक्ष्य था कि जो नफरत फैलाई जा रही है, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से लड़ा देते हैं। तो हमने सोचा था कि नफरत की काट मोहब्बत ही हो सकती है, नफरत की काट नफरत तो नहीं कर सकती। इस बात से सहमत हैं आप लोग? तो हमने सोचा ये नफरत फैला रहे हैं, हम इनको नफरत को काटने के लिए हम नफरत तो नहीं फैला सकते, तो मोहब्बत ही फैलानी पड़ेगी, उसी का फायदा होगा। तो हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल दी, और पता लगा रास्ते में 4000 किलोमीटर में सबसे पूछता था कि भैया आपको किसी से नफरत है? मतलब हजारों लोगों से मैंने पूछा, और हिंदुस्तान का डीएनए नफरत का है ही नहीं। तो सब लोग मुझे कहें कि भैया हम तो किसी से नफरत नहीं करते, मगर अगर आप मीडिया देखो तो 24 घंटे वो नफरत की बात करते रहते हैं, है ना? हाँ, वही। तो हमने यात्रा की, यात्रा में 6-7 घंटे हम आपकी बात सुनते थे, हिंदुस्तान की जनता की बात सुनते थे। किसान आ जाते थे, मजदूर आ जाते, बच्चे आए, अलग अलग वर्ग के लोग आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम 6-7 घंटे उनसे बात करते थे। अंत में ऐसा 15 मिनट का भाषण होता था। यात्रा में बहुत सारे लोग हमारे पास आए, उन्होंने कहा देखिए कन्याकुमारी से कश्मीर आप जा रहे हो, छत्तीसगढ़ का क्या होगा, झारखंड का क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट का क्या होगा, उड़ीसा का क्या होगा? आपको एक दूसरी यात्रा करनी चाहिए, न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र। तो बात सही है ना? तो हमने कहा ठीक है, हम दूसरी कर देते हैं, और इसमें हमने एक शब्द जोड़ दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब क्यों जोड़ा? क्योंकि पहली यात्रा में हमें पता लगा कि नफरत का कारण, हिंसा का कारण अन्याय है। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा अपनी दूसरी यात्रा को नाम दे दिया। और अन्याय 5-6 अलग तरीके के हो रहे हैं। सबसे पहला आर्थिक अन्याय। यहां पे कोई छोटी दुकान चलाता है? कौन? आप आ जाओ। आ जाओ आ जाओ। आपका नाम क्या है? नाम क्या आपका? आइए गुप्ता जी, यहां बैठिए। अब देखिए गुप्ता जी आ गए, ठीक है। अब
अब बात यह है, नहीं नहीं ठीक है, रिलैक्स। अब बात यह है, गुप्ता जी एक बात बताओ मुझे, आप छोटी दुकान चलाते हो, जीएसटी से आपको क्या हुआ? जीएसटी से कुछ भी लाभ नहीं हुआ। आपको मतलब जीएसटी से कोई ना कोई फायदा तो हुआ होगा। अरे कुछ नहीं हुआ भाई। अच्छा, अब एक बात बताओ, नोटबंदी से आपको कोई फायदा हुआ होगा? अरे बहुत नुकसान हुआ है उससे। मुझे मुझे समझाओ, जनता को समझाओ। नोट नहीं, छोटे दुकानदार को नोटबंदी से क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, लाइन लगना पड़ा। उसमें आपका टाइम जाया हुआ। टाइम जाया गया। तो ये जो दो योजनाएं हैं, इन्होंने छोटे दुकानदारों को नुकसान पहुंचाया, मजदूरों को नुकसान पहुंचाया, किसानों को नुकसान पहुंचाया, तो फायदा किसको हुआ? फायदा किसी को नहीं हुआ। अरे भाई, आखिरी बात आप नहीं समझे। फायदा फायदा अदानी जी को, अंबानी जी को, देश के सबसे 2-3 बड़े अरबपतियों को हुआ। थैंक यू ब्रदर। एक फोटो लो भैया पहले। आज मोहब्बत की है, मोहब्बत की दुकान है, मोहब्बत की। बिल्कुल, थैंक यू। तो नोटबंदी से, जीएसटी से छोटे दुकानदारों को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ अरबपतियों को फायदा हुआ। अभी कर रहे हैं। अब देखिए, देश में आज 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। ये भैया एक मुझे मोबाइल फोन दो जरा। ये मोबाइल फोन कहां बना है? नहीं, ये भारत में नहीं बना है, ये चाइना में बना है। इस मोबाइल फोन को कौन सा अरबपति बेचता है? इसको 2-3 बड़े अरबपति बेचते हैं। इस मोबाइल फोन से चाइना के युवाओं को फायदा होता है और हिंदुस्तान के अरबपति को फायदा होता है। हिंदुस्तान के युवा को इस सेलफोन की फैक्ट्री में काम मिलने का मौका नहीं मिलता। अभी वापस देना है इसको, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हो क्या रहा है, चाइना का माल यहां सबसे बड़े अरबपति बेच रहे हैं, हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी नोटबंदी और जीएसटी जैसी पॉलिसीज, किसान कानून जैसी पॉलिसीज लेके जो हमारे छोटे बिजनेस वाले हैं, दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, इनको सबको एक के बाद एक खत्म कर रहे हैं। आप कोई भी इंडस्ट्री देख लीजिए, चाहे वो सेलफोन की हो, हथियारों की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, आपको एक बड़ा अरबपति उसमें मोनोपोली लिए बैठा दिखेगा। जो छोटे व्यापारी हैं, आप छोटे व्यापारी हो, तो जो छोटा व्यापारी है उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं। नीरव मोदी, ललित मोदी, अदानी, ये कितने भी पैसे का बैंक लोन ले सकते हैं, और फिर भैया अगर ले लिया और वापस नहीं देना तो वो भी ठीक है, वो भी माफ है। मगर अगर किसान कहे भैया मेरा माफ कर दो, तो उसको मार के भगाएंगे। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय, बेरोजगारी, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी। अच्छा, एक और सवाल भैया, ये पीली शर्ट सुंदर आपने खरीदी, ये कितने की खरीदी? कितने की खरीदी है? 1000 रुपए की देखो टी शर्ट खरीदी इन्होंने, ठीक है। इसमें आपने जीएसटी कितना दिया? 28% जीएसटी दी, इनके जेब से आया। अच्छा, अगर अदानी यही टी शर्ट खरीदता तो वो कितनी जीएसटी देता? वो भी उतनी देता जितनी आप दे रहे हो। आपकी आमदनी और अदानी की आमदनी एक है क्या? तो फिर टैक्स एक क्यों चल रहा है? अन्याय, अन्याय। और आपके जीएसटी का हो क्या रहा है? ये इसने जीएसटी दी, आप सब ने शर्ट खरीदने के लिए, पैंट खरीदने के लिए, चश्मा जूता खरीदने के लिए जीएसटी दी। जीएसटी गया सीधा अदानी जी की जेब में, सीधा डायरेक्ट अदानी जी के जेब में गया। सड़क बनी अदानी जी को, उसमें कट मिलेगा। आर्मी ने हथियार खरीदा, उसमें कट मिलेगा।
पुल बना उसमें कट मिलेगा, सोलर पैनल लगा उसमें कट मिलेगा, बिजली का कारखाना उसमें कट मिलेगा। तो सारा का सारा फायदा ये 2 3 5 लोगों को मिल रहा है और पैसा आप लोग दे रहे हो। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय। अब सामाजिक अन्याय पे चलते हैं। हाँ, वही। तो अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आर्थिक अन्याय का मैंने आपको बता दिया, मुझे आप सामाजिक न्याय के बारे में बताओ। आर्थिक हो रहा है, सामाजिक कैसे हो रहा है अन्याय? नहीं, सुनिए, बात सुनिए। यहां पे सबसे पहले एक बात बताओ, हिंदू मुस्लिम तो कर रहे हैं, मगर एक और काम कर रहे हैं। देश में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? ओबीसी। ठीक है? कोई जानता नहीं है। अगर पूछो ऐसी मीटिंग में, पूछो भैया ओबीसी कितने हैं, लोग कहेंगे बहुत है, मगर एग्जैक्ट कितने हैं हमें नहीं मालूम। मैं आपको बताता हूं, तकरीबन 50 से लेकर 55% देश में ओबीसी की आबादी है। ठीक है? उसके बाद 15% तकरीबन दलित हैं, 8% आदिवासी। वेरी गुड। अब मुझे बताओ, 50 और 15 कितना हुआ? 65, 65 और 8 कितना हुआ? 73। अब सुनो बात मजे की, 73% आबादी है ना, 73। आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियां की लिस्ट निकालो। ठीक है? उसमें ना एक मालिक 73% वाला, सीनियर मैनेजमेंट में आपको एक 73% वाला नहीं मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का जो कॉर्पोरेट सिस्टम है उसमें आपको ना ओबीसी मिलेगा, ना दलित मिलेगा, ना आदिवासी मिलेगा। 73% में उसको कोई है ही नहीं उसमें। चलिए वहां से थोड़ा दूसरी ओर चलते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाइए। देश को 90 आईएएस ऑफिसर चलाते हैं। आप ये मत सोचिए कि एमएलए एमपी देश को चलाते हैं। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर। क्या होता है, आप लोग जीएसटी देते हो, पैसा आप देते हो, पैसा जाता है हिंदुस्तान की सरकार को। ये 90 अफसर डिसाइड करते हैं भैया कितना रुपया कहां जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, ये स्वास्थ्य में कितना जाएगा, शिक्षा में कितना जाएगा, सड़क में कितना जाएगा, दलितों के लिए कितना जाएगा, पिछड़ों के लिए कितना जाएगा, आदिवासियों के लिए कितना जाएगा। ये 90 लोग डिसाइड करते हैं। अब मुझे बता दो भैया, 90 में से आपने बोला 50% आबादी ओबीसी, मुझे बता दो 90 में से ओबीसी कितने? 3। वो भी 2 हैं। और सुनिए, नहीं सुनिए सुनिए, 3। मगर वो मजेदार बात नहीं है। मजेदार बात यह है कि अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, मगर मान लो आपका जीएसटी का 100 रुपए खर्च होता है, तो उसमें से पिछड़े वर्ग के अफसर कितना % का निर्णय लेते हैं? कितने रुपए का निर्णय लेते हैं बताओ? कुछ नहीं, 14%। अगर 100 रुपए हिंदुस्तान की सरकार खर्च करती है, तो जिन लोगों की 50% आबादी है वो सिर्फ 5 रुपया का निर्णय लेते हैं। ठीक है? अब चलते हैं दलितों पे। दलितों की आबादी 15%। ठीक है? 100%, 100 रुपए अगर खर्च होता है, अगर 100 रुपए हिंदुस्तान की सरकार देती है बजट में, तो दलित अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? 1%, मतलब 1 रुपया। अब चलिए आदिवासियों पे। आदिवासी 8%। 8% अफसरों का कितने रुपए का निर्णय होता है? 10 पैसे भाई और बहनों।
मतलब सबको मिलाकर 100 रुपए में से 6 रुपए 10 पैसे का निर्णय 73% लोगों के अफसर ले रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया कॉर्पोरेट इंडिया का, बता दिया, अब मैंने आपको ब्यूरोक्रेसी का बता दिया। अब चलिए प्राइवेट अस्पतालों को देखते हैं। जो आजकल सरकारी अस्पतालों को बंद किया जा रहा है और सारे के सारे प्राइवेट किए जा रहे हैं। मुझे बताओ हिंदुस्तान के प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों में 73% के कितने लोग? एक भी नहीं। अच्छा चलो, उनके मैनेजमेंट में ओबीसी, दलित, आदिवासी के कितने लोग? एक भी नहीं। चलो ठीक है, छोड़ो प्राइवेट अस्पताल, छोड़ो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज की बात करते हैं। पूरे देश में पूरे के पूरे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज होने। मुझे बता दो प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक 73% में से कितने? जीरो, जीरो। अच्छा ठीक है, उनके मैनेजमेंट में दलित, आदिवासी, पिछड़े कितने? जीरो। तो भैया ना शिक्षा में आपके लोग, ना स्वास्थ्य में आपके लोग, ना जुडिशरी में आपके लोग, ना बिजनेस में आपके लोग, ना आईएएस में आपके लोग। तो आपके लोग हैं कहां? मैं बताता हूं। नहीं नहीं हैं, नहीं मैं बताता हूं, आप समझिए। आजकल एक नई चीज चली है, कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, वो ठेकेदार, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में लोगों को नौकरी देता है। मतलब उसको 2 मिनट में अगर उसने थोड़ा सा काम ठीक नहीं किया या बीमार हो गया, तुरंत 1 सेकंड में निकाल देंगे। अब आप एक काम करो, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर में मजदूरी करने हैं उनकी लिस्ट निकालो और उसमें देखो पिछड़े, दलित, आदिवासी कितने। मालूम है कितने? 100%। भाइयों बहनों, आप लोगों का काम, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का काम 100% कॉन्ट्रैक्ट लेबर में है। मगर देश को चलाने में, देश के स्वास्थ्य के सिस्टम में, देश के शिक्षा के सिस्टम में, कोर्ट्स में, सरकारी व्यवस्था में आपका कोई नहीं है भाइयों बहनों। मतलब जो पहले हुआ करता था, आजादी से पहले, कि जो हमारे पिछड़े लोग थे, दलित थे, आदिवासी थे, वो सिर्फ मजदूरी का काम करते थे, उधर ही नरेंद्र मोदी ले जा रहा है देश को। और भैया जो मैंने आपसे आज बोला, ये आपने कभी मीडिया में देखा है? अच्छा तो मुझे बताओ, मैंने चेक किया है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी में, टीवी और अखबार की कंपनी में कितने आदिवासी, कितने दलित, कितने पिछड़े लोग? जीरो। एक नहीं है, एक नहीं है। ये मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक आपको ना पिछड़ा मिलेगा, ना दलित मिलेगा, ना आदिवासी मिलेगा। इसलिए आपकी बात टीवी पे, अखबारों में, मीडिया में नहीं आती। इसीलिए हमने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की है। अच्छा इसमें एक और बात है, इसमें एक और बात है, सुनिए, एक और बात सुनिए। आपको मैंने भैया ठहर जाओ भाई, आपको मैंने पिछड़ों की बात की, मैंने दलितों की बात की, मैंने आदिवासियों की बात की। मुझे बताओ अंबानी अदानी की कंपनी में गरीब जनरल कास्ट के कितने लोग काम करते हैं? एक भी नहीं है। मुझे बताओ हिंदुस्तान की सबसे बड़े अस्पतालों को कितने गरीब लोग चलाते, गरीब जनरल कास्ट के लोग कितने चलाते हैं? जीरो। मतलब हिंदुस्तान में 1% का राज चल रहा है और 99% लोगों को यहां कुछ नहीं मिल रहा। अब जब मैंने ये जाति जनगणना की बात की कि भैया देश को पता लगाना है कि इसमें कितने पिछड़े, कितने दलित, कितने आदिवासी, कितने गरीब जनरल कास्ट के लोग और किसका कितना धन है, जाति जनगणना मतलब पिछड़े लोगों की आबादी पता लगाई जाएगी
और फिर पता लगाया जाएगा कि हिंदुस्तान के धन में इनके पास कितना है। आदिवासियों की लिस्ट निकाली जाएगी, पता लगाया जाएगा कि भैया हिंदुस्तान का धन इनके हाथों में कितना है। फिर जनरल कास्ट की लिस्ट निकाली जाएगी और उसमें कहा जाएगा भैया ये जनरल कास्ट के लोग हैं, ये हिंदुस्तान के गरीब जनरल कास्ट के लोग हैं, और ये जो हैं अमीर जनरल कास्ट के लोग हैं। मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैडम, आपको कभी चोट लगी है? आप अस्पताल गई, जब आपको चोट लगी पहला काम डॉक्टर ने कहा एक्सरे कराओ, कहा था ना? ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि समय आ गया है कि हिंदुस्तान का एक्सरे कराना है। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है। इसमें सबको पता लग जाएगा कि भैया अदानी के पास कितना पैसा। आपका नाम क्या है? अदानी के पास कितना पैसा और मनदीप सिंह के पास कितना पैसा, पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते। जैसे ही मैंने जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं हिंदुस्तान में तो कोई जाति नहीं है, दो ही जात है, अमीर और गरीब। अच्छा भैया, अगर दो ही जात है तो आप ओबीसी कैसे बन गए? आप पहले हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, तो मैंने पता लगाया, मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी ओबीसी हैं। तो ये जो पिछड़ों की मदद का काम है, दलितों की मदद का काम है, आदिवासियों की मदद का काम है, तो ये करवा क्यों नहीं रहा है? मैंने सोचा, मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं करवा रहा है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब पैदा हुए थे तो उनकी जो जात थी वो ओबीसी थी नहीं। वो ओबीसी पैदा ही नहीं हुए। वो ओबीसी कब बने? जब गुजरात में बीजेपी सरकार ने उनकी जाति को ओबीसी वर्ग में शामिल किया। मोदी जी की जाति क्या है? गांची, मोट गांची, गुजरात में। ये ओबीसी जात नहीं थी। इसको 2000 में बीजेपी की सरकार ने ओबीसी बनाया। इसका मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाति जनगणना इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ओबीसी है ही नहीं। वो है ही नहीं। वो एक्चुअली कहते हैं ओबीसी, उनको बैठाया गया है भाइयों और बहनों, उनको बैठाया गया है। वो ओबीसी नहीं है और वो ओबीसी का, पिछड़ों का, गरीबों का काम कभी नहीं कर सकते। ये सच्चाई है। और मैं आपको कह रहा हूं, मैंने मन बना लिया है, हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा अगला कदम जाति जनगणना, और मैं इसको करके दिखाऊंगा। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। आप देख लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। देखो, मैंने कहा था, मैं आपको कह रहा हूं, कुछ भी हो जाए, हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी कदम, जैसे यहां पे पहले आजादी मिली, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद हरी क्रांति हुई, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद सफेद क्रांति हुई, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद बैंक नेशनलाइजेशन, प्रिवी पर्स हटाए गए, क्रांतिकारी कदम, उसके बाद लिबरलाइजेशन, क्रांतिकारी कदम। वैसे ही जाति जनगणना क्रांतिकारी कदम है। इसके बाद हिंदुस्तान की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी, क्योंकि पिछड़ों को पता लग जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है, दलितों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, आदिवासियों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है, और गरीब जनरल कास्ट के लोगों को पता लग जाएगा हमारी हिस्सेदारी कितनी है। और ये जो अन्याय हो रहा है, उस दिन के बाद पूरे देश को पता लग जाएगा, भैया यहां पे 2% को सारा का सारा धन मिल रहा है। मैं यहां पे अपना खून पसीना दे रहा हूं, मैं छोटी दुकान चला रहा हूं, मैं मजदूरी कर रहा हूं, मैं खेती कर रहा हूं, मुझे यहां कुछ नहीं मिल रहा। यह साबित हो जाएगा बस।
उसके बाद देश की सच्चाई सबके सामने, बिल्कुल सामने क्लियर हो जाएगी। अब मोदी जी इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। 24 घंटा ये क्या कर रहे हैं आप समझो। जब किसी की जेब काटनी होती है सबसे पहले क्या करते हैं, मैं दिखाता हूं आपको, आप ऊपर आ जाओ, आ जाओ, नहीं नहीं ये है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खड़े हो भाई, चलो। अब देखो भैया ये आपके साथ, ओ ये तो बहुत हैवी है भैया, तोड़ दोगे जीप को। अच्छा देखो, नहीं नहीं खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो भैया। अगर आपको, अगर कोई जेब कतरा है जो इसकी जेब काटना चाहता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, सबसे पहले कहेगा भैया उधर देख जरा, फिर कहेगा भैया उधर देखो जरा, फिर उसका दोस्त आएगा पीछे से जेब काट देगा। यही हो रहा है। मीडिया और बीजेपी आपको कहते भैया उधर देखो, पूरा देश उधर देखता है, किधर, ओ पाकिस्तान की ओर। फिर कहते भैया इधर देखो भैया, फिर आपको चाइना की ओर दिखाते हैं। फिर कहते भैया इधर देखो भैया, ऐश्वर्या राय की ओर। फिर कहते भैया इधर देखो भैया, फिर कहते देखो इधर देखो भैया, कोहली की ओर, क्रिकेट की ओर। ठीक है, तो जहां हर रोज ये आपको कभी इधर दिखाएंगे, कभी उधर दिखाएंगे, कभी कहेंगे भैया देखो नोटबंदी हो गई, उधर देखो, जीएसटी हो गया, इधर देखो। तो ये ध्यान भटकाते हैं। आपको अपना ध्यान एक जगह से नहीं हिलाना है। क्या जगह मैं बता देता हूं, हमें देश का कितना धन मिल रहा है, इससे आपका ध्यान नहीं उतरना चाहिए। आपको सुबह उठना चाहिए और आपको यह पूछना चाहिए इस देश में जो धन है उस धन का कितना भाग मुझे मिला। मैं किसान हूं तो मुझे कितना मिला, मैं छोटा व्यापारी हूं तो मुझे कितना मिला, मैं युवा हूं तो कितना मिला, मैं मजदूर हूं तो कितना मिला। यह सवाल आप रोज पूछते जाइए, यही सबसे बड़ा जरूरी सवाल है। बस वो पढ़ेंगे भैया, वो पढ़ेंगे। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, आपने इतनी प्यार से मेरी बात सुनी। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जय हिंद।